आजकल का हम देख रहे हैं हर एक यंग इन्वेस्टर 1 करोड़ बनाना चाहता है। तो ये पहला 1 करोड़ बनाना कितना आसान या कितना मुश्किल है आपके हिसाब से? तो ऐसा कहा जाता है 0 to 1 की जर्नी हमेशा मुश्किल होती है। अच्छा। 1 to 100 तो इज़ अ स्मॉलर पॉइंट, बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी। ओके। तो ये 0 की 1 की जर्नी है, हाँ। दिस विल टेक मैक्सिमम टाइम। ओके। तो 1 करोड़ पहुंचने में शायद आपको आज से 10 या 15 या 20 साल लग जाए। ओके। इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि डेरिवेटिव इन्वेस्टिंग से या वैल्यू इन्वेस्टिंग से कैसे 1 करोड़ विच इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट 1 करोड़? डेरिवेटिव से 1 करोड़ बनना मुश्किल है, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग लॉन्ग इक्विटी से काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज हमारे पास कई उदाहरण हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे बनाए हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो इंडिया में या वॉरेन बुफे हो। अब डेरिवेटिव से मैं किसी को नहीं जानता जिसने वेल्थ क्रिएट की हो अपने लिए। एक इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि इक्विटी एलोकेशन कितना रहना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में? इसका बहुत सिंपल रूल ऑफ थंब है सर, हमें हर फाइनेंशियल एडवाइज़र यही बताता है 100 माइनस योर एज शुड ऑलवेज बी इक्विटी। ओके। आजकल का यूथ डेरिवेटिव की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और साथ में हम सेबी का ये भी डेटा देखते हैं कि 90% प्लस उसमें पैसा गंवाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर कोविड सिटिंग एट होम, वर्क फ्रॉम होम है, पैसे सबने बनाने हैं। लगता बहुत चकाचौंध वाला काम है बाहर से, बट आप घुसते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, आपको पता चलता है आप कितने पानी में हैं। तो ऐसे ट्रेडर को एक क्या माइंडसेट से डेरिवेटिव स्टार्ट करना चाहिए? जैसा आपने एक स्किल सेट बोला है, तो माइंडसेट क्या रहना चाहिए? तो ऐसा कहा जाता है या तो यू आर ओल्ड ट्रेडर या बोल्ड ट्रेडर। अच्छा। क्वांट इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है और लॉन्ग टर्म में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है? मैंने काफ़ी देखा है कि इंडेक्स फंड यूएस में काफ़ी ट्रेंड है इसका। हाँ। तो क्या ये इंडिया रेडी है उस चीज़ को अपनाने के लिए? इंडिया इज़ रेडी, बट उसको जिस तरह बेचा जा रहा है वो गलत है। इंडेक्स फंड में सब कह रहे हैं कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ। बट इंडेक्स फंड में कॉस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगले 10 साल में इंडिया चाइना को जीडीपी में पीछे छोड़ देगा। पहला 1 करोड़ बनाने के लिए बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की ज़ुबानी। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर है जिनके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस से लेकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक का ज़बरदस्त अनुभव रहा है। दोस्तों, मैं यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहा था जहाँ से मुझे पता चला कि 92% ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आया हो, आपकी वेल्थ जर्नी में हमने वैल्यू एडिशन किया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है ऋषि जी आपका इस पॉडकास्ट में मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की ज़ुबानी में। ऋषि जी, जब हम आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे थे तो हमें पता चला आप एक एनालिस्ट से एक फंड मैनेजर बने हैं। तो ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग या इजी रही आपके लिए? देखिए, क्वांट इन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अभी स्टार्ट हुई है इस देश ओके। में, और मैंने क्वांट करने की कोशिश ऑलमोस्ट 20 साल पहले की थी। ओके। तो ये जर्नी हैज़ बीन वेरी लोनली फॉर मी, काफ़ी अकेले काफ़ी बैटल्स फाइट करने पड़े। ओके। मैं अभी भी अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था हम बिफोर टाइम थे। हाँ। अब क्या हुआ है कि अब जाके पिछले 5 साल में लोग फैक्टर समझते हैं, बिल्कुल। और क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग को थोड़ा वेट दे रहे हैं। उससे पहले तो कुछ पूछते भी नहीं थे लोग। एक्टिव काफ़ी बड़ा वो था, इन्वेस्टमेंट स्टाइल हुआ करता था। अब क्वांटिटेटिव इज टेकिंग सम स्पेस आउट देयर। ओके। तो जर्नी हैज़ बीन वेरी लोनली, बट इट हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई बीन एंजॉयिंग दैट थ्रू आउट माई लाइफ। ओके। आजकल का हम देख रहे हैं हर एक यंग इन्वेस्टर 1 करोड़ बनाना चाहता है। तो ये पहला 1 करोड़ बनाना कितना आसान या कितना मुश्किल है आपके हिसाब से? तो ऐसा कहा जाता है 0 to 1 की जर्नी हमेशा मुश्किल होती है। अच्छा। 1 to 100 तो इज़ अ स्मॉलर पॉइंट, बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी। ओके। तो ये 0 की 1 की जर्नी है, हाँ। दिस विल टेक मैक्सिमम टाइम। ओके। तो 1 करोड़ पहुंचने में शायद आपको आज से 10 या 15 या 20 साल लग जाए।
ओके 10 लाख पहुंचने मेरा मतलब है। हाँ जी पर 10 लाख से आप 1 करोड़ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके वो आता है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। हाँ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मार्केट में बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन यू हैव टू लिव थ्रू दैट जर्नी, जहाँ आपके पैसे नहीं बन रहे होते हैं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर प्रोसेस, Correct. टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड दैट डिसिप्लिन विल गेट यू योर 1 करोड़। ओके तो इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि डेरिवेटिव इन्वेस्टिंग से या वैल्यू इन्वेस्टिंग से कैसे 1 करोड़ विच इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट 1 करोड़। देखिए, डेरिवेटिव जो मार्केट आया था, हाँ। डेरिवेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ वो हेजिंग पर्पस के लिए आया था। ओके ये तो हमारी ग्रीड ने हमें बता दिया कि इसको हम लीवरेज प्रोडक्ट। हाँ। जब लीवरेज आता है तो वो दो धारी तलवार है। हाँ। आपको पैसे भी बड़े बना के देगा, जब आपके पैसे जाएंगे तो सब कुछ बिक जाएगा। तो जो बेसिक प्रीमाइस है डेरिवेटिव का, वो हेजिंग के लिए था। अगर आपके पास एक अंडरलाइंग है तो उसको हेज करना है, तो इसलिए आपको डेरिवेटिव यूज़ करना चाहिए। तो डेरिवेटिव से 1 करोड़ बनना मुश्किल है, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग लॉन्ग इक्विटी से काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज हमारे पास कई उदाहरण हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे बनाए हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो इंडिया में या वॉरेन बुफे हो। अब डेरिवेटिव से मैं किसी को नहीं जानता हूँ जिसने वेल्थ क्रिएट की हो अपने लिए। ओके सो एक यंग इन्वेस्टर, जैसा आपने बताया कि इक्विटी से 1 करोड़ पॉसिबली है, तो एक इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि इक्विटी एलोकेशन कितना रहना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में। इसका बहुत सिंपल रूल ऑफ थंब है सर, हमें हर फाइनेंशियल एडवाइज़र यही बताता है, 100 माइनस योर एज शुड ऑलवेज बी इक्विटी। ओके तो अगर आप 20 साल के हैं, हाँ। 100 माइनस 20, 80% शुड बी पार्ट ऑफ इक्विटी। ओके जैसे ही आप 50 पे पहुंचेंगे तो 50-50 कर दीजिए, हाँ। और जैसे ही आप 70 पे पहुंचेंगे हाँ। 30% ही एलोकेशन होना चाहिए। ओके देखिए, हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत बताया जाता है इक्विटी में इतना एलोकेट करिए, डेट में इतना करिए। बिल्कुल बट इस सिंपल तरीके से करेंगे तो आपका कैपिटल ग्रोथ भी होगा, और जैसे जैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ मुड़ेंगे, कैपिटल प्रिजर्वेशन भी होने लग जाएगा। ओके हम देखते हैं कि आजकल का यूथ डेरिवेटिव की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और साथ में हम सेबी का ये भी डेटा देखते हैं कि 90% प्लस उसमें पैसा गंवाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली आप देखेंगे तो कोविड के बाद ये ट्रेंड चालू हुआ है। ओके उससे पहले डेरिवेटिव्स में लोग ट्रेड करते थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर इंस्टीट्यूशनल गाइज, या एक प्रॉप डेस्क हुआ करता था। आफ्टर कोविड सिटिंग एट होम, वर्क फ्रॉम होम है, पैसे सबने बनाने हैं, लगता बहुत चकाचौंध वाला काम है बाहर से, बट आप घुसते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, आपको पता चलता है आप कितने पानी में हैं। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसमें लीवरेज है, तो जब लीवरेज आ जाता है ना, तो वो आपकी लालच को और बढ़ा देता है। आपको अच्छा। लगता है कि 1 का 10 कर लूँ, मैं 10 का 100 कर लूँ, हाँ जी बट ये भूल जाते हैं कि 1 का -10 भी हो जाता है और -100 भी हो सकता है। करेक्ट तो डेरिवेटिव इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू बी इन। उसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होती है, ओके और यू नीड टू बिल्ड दैट स्किल सेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अचानक से नहीं सीख सकते आप। करेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या है, आपने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग ओनली हो, डाल दिया अच्छी कंपनी में, आप भूल जाइए, कुछ सालों बाद तो पैसे बनेंगे, यस कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट वहाँ पे आएगा। हाँ जी आप डेरिवेटिव्स में ये सब नहीं कर सकते। डेरिवेटिव रिक्वायर्स फुल टाइम स्टडी एंड फुल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्केट्स। ओके तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन डेरिवेटिव मार्केट्स, बट विद इन्वेस्टिंग यू कैन मेक मनी। तो ऐसे ट्रेडर को एक क्या माइंडसेट से डेरिवेटिव स्टार्ट करना चाहिए? जैसा आपने एक स्किल सेट बोला है, तो माइंडसेट क्या रहना चाहिए? तो ऐसा कहा जाता है, या तो यू आर ओल्ड ट्रेडर या बोल्ड ट्रेडर। अच्छा हाँ जी। तो माइंडसेट ये है कि आपको रिस्क एवर्स होना ज़रूरी है। अच्छा अगर आप रिस्क एवर्स नहीं हैं, हाँ जी। अगर आप रिटर्न के पीछे भागेंगे, हाँ तो आप रिटर्न नहीं हाँ। बना पाएंगे। हाँ जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, यू आर ओनली एक्सपोज टू रिस्क। या रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, हाँ बिकॉज रिटर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स। या तो अगर आप रिस्क समझते हैं, आप रिस्क की समझ है, तो आप एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। ओके ये क्वांट इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, और लॉन्ग टर्म में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है? मैं पहले फ़र्क बताऊंगा, फिर बताऊंगा कौन सा बेनिफिशियल रहता है या नहीं रहता है। ओके जो क्वांट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, वो टॉप डाउन होती है। अच्छा जैसे कि, और जो एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है, फंडामेंटल होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप से मेरा मतलब है, जो एक एनालिस्ट होगा, फंड मैनेजर होगा, वो पहले एक कंपनी चूज़ करेगा, उसके फाइनेंशियल्स पढ़ेगा,
वो उसके मैनेजमेंट से भी मिलेगा जानने के लिए कि उनके प्लान्स क्या है कंपनी ग्रो करने के लिए। उसी तरह वो इंडस्ट्री को पढ़ेगा उसके बाद। तो बॉटम अप है, पहले कंपनी है, फिर वो सेक्टर पढ़ रहा है और फिर वो देश के बारे में विचार कर रहा है एंड ही इज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ये कंपनी ग्रो करेगी फास्टर देन द इकोनॉमी, फास्टर देन द सेक्टर जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें चैलेंज है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जब क्वांट इन्वेस्टिंग की बात आती है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। क्वांट इन्वेस्टिंग में देखते हैं आप क्या चल रहा है मार्केट में और कौन सी कंपनियों के पास वो एट्रीब्यूट्स हैं या वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से परफॉर्म कर रही हैं। तो द डिफरेंस इज क्लियर, एक बॉटम अप है, एक टॉप डाउन है। अब आपने पूछा मुझसे कि कौन सी बेहतर है। मेरे ख्याल से बेहतर से ज़्यादा दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अच्छा। क्योंकि दोनों ही अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रही है, बट दोनों का रास्ते अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए, मतलब पोर्टफोलियो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो कौन सी ऐसी पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी फंडामेंटली एक ऐसी चीज़ है? हाँ, जो ऐसा कोई एक रेशियो जो आप बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, हम बताएंगे आपको। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि सेल्स इज़ वैनिटी, कैश इज़ रियलिटी एंड प्राइस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। ओके। तो आप समझिए जो प्राइस है, प्राइस हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है ये महंगा है तो किसी कारण से वो महंगा है, और आपको लगता है वो प्राइस सस्ता है तो किसी कारण से सस्ता है। ओके। तो कभी आप सेल्स को मत देखिए। आप अगर आपको देखना ही है तो कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि नहीं वो देखिए, और वो भी नहीं देखना है तो आप प्राइस देखिए, और प्राइस आपको बता देगा कि स्टॉक अच्छा है या महंगा है। ओके। अब इतने सालों से फैक्टर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकली अगर देखने गए तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है? ये फैक्टर इन्वेस्टिंग की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो फैक्टर क्रिएट इसलिए किए गए थे ये बताने के लिए जो स्टॉक का रिटर्न है वो किस वजह से आ रहा है। फैक्टर इन्वेस्टिंग वहाँ से शुरू हुई है। अब हर फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डेवलप मार्केट है या इमर्जिंग मार्केट है, अलग फैक्टर्स काम करते हैं। आपने पूछा इंडिया में क्या काम करता है। अब इंडिया में जो फैक्टर्स काम करते हैं, किसी भी इमर्जिंग मार्केट्स में कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, वो 3 तरह के फैक्टर्स हैं। वहाँ पे चलता है वैल्यू, प्राइस, मोमेंटम। इंडिया में आपने देखा ये मोमेंटम कितना अच्छा है। और तीसरा फैक्टर है वो अर्निंग्स मोमेंटम। ओके। ये अभी इस देश में लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, बट अगर आप धीरे धीरे देखेंगे लोगों का रुझान बढ़ेगा इस फैक्टर में, बिकॉज ये काफ़ी कंसिस्टेंट अल्फा देने वाले फैक्टर हैं। ओके। बट यही 3 फैक्टर आप डेवलप मार्केट्स में देखेंगे तो वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ कुछ और फैक्टर्स चलते हैं। ओके। उसका कारण यह है कि जो इन्वेस्टर की श्रेणी है इंडिया में या डेवलप मार्केट्स में और इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी अलग है। इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। डेवलप मार्केट्स में जो इन्वेस्टर होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल गाइज होते हैं। ओके। तो वो ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं। अच्छा। इंडिया में अभी भी काफ़ी इनफिशिएंसी है, इसलिए यहाँ अलग फैक्टर्स चलेंगे और वहाँ अलग फैक्टर्स चलेंगे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन शॉर्ट, इंडिया में 3 फैक्टर जो चलते हैं वो वैल्यू है, मोमेंटम है और अर्निंग्स मोमेंटम है। ओके। जैसा आपने बताया कि 3 फैक्टर्स चलते हैं, इसमें अगर मैं 2 कोई ले लूँ, वैल्यू मोमेंटम या वैल्यू फैक्टर, प्राइस मोमेंटम और वैल्यू फैक्टर में, तो इसमें दोनों में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा हो सकता है? सर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी स्टडी ये कहती है अगर आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू और मोमेंटम है तो भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो जो बेंचमार्क को बीट करेगा। ओके। उसका कारण है जनरली क्या होता है, वैल्यू चलता है बेयर मार्केट के बाद, ओके, और मोमेंटम तो बुल मार्केट में चलता ही चलता है। दोनों का जो कोरिलेशन है काफ़ी कम है। जनरली क्या होता है, सारे फैक्टर्स कोरिलेटेड तो हैं, यस, बट वैल्यू वॉलेटाइल भी काफ़ी है। तो जब अगर आप 21 से 23 देखेंगे वो एक ही पीरियड है जब वैल्यू और मोमेंटम दोनों चले हैं तेजी में। बट 2008 से लेके 2020 तक वैल्यू नहीं चला, बट मोमेंटम तो फिर भी चला है। यस, बिकॉज बोथ द फैक्टर्स कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मोमेंटम कम फ्रॉम द प्राइस, और जो वैल्यू फैक्टर है वो कम्स फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी एंड द P&L। तो दोनों का जो इनपुट है वो अलग है, इसलिए आप इन 2 फैक्टर के साथ काम करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी हेल्दी रिटर्न देगा आपको। ओके। ये बंधन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग फिलॉसफी क्या रहा है और आपको मार्केट से कैसे अलग बनाता है? बंधन रिस्क को समझता है। अगर आप पूछेंगे, बंधन इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फंड हाउस।
बंधन का क्लियर है, विल नॉट लॉन्च प्रोडक्ट फॉर द हेक ऑफ इट। ओके। अगर हमें बिलीफ लगता है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इन्वेस्टर के लिए विच कैन ऐड वैल्यू टू हिज पोर्टफोलियो, बाय वैल्यू एडिशन हमारा मतलब है या तो उसका रिटर्न बढ़े या उसके पोर्टफोलियो की वॉलिटिलिटी कम हो सके, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, तो हम उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो एज अ फंड हाउस हमारी फिलॉसफी हमेशा क्वालिटी की तरफ, वैल्यू की तरफ रही है एज अ फंड हाउस। क्या ये क्वांट इन्वेस्टिंग इंडिया में मैं बताऊंगा इसका फ्यूचर कैसा है और क्या एक रिटेल इन्वेस्टर इसको समझ पाएगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2010 में यूएस में फैक्टर इन्वेस्टिंग वाज 18% ऑफ द मार्केट। ओके। 2024 या 25 में वो 51% हो चुका है। अब किसी कारणवश ही फैक्टर इन्वेस्टिंग चला है वहाँ पे जहाँ पे इन्वेस्टर थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। तो वो इंडिया में भी चलेगा और पिछले 5 साल की हिस्ट्री देख लीजिए आप। पहले कोई इंडेक्स फंड किसी ने सुना नहीं था। अब इंडेक्स फंड हर एएमसी लॉन्च कर रहा है, हर म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है। उसका एक कारण है क्योंकि देयर इज अ डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर। करेक्ट। दे वांट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न। एक्टिव में आप कितना पैसा डाल लोगे? वांट टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए। तो फैक्टर की जर्नी आगे काफ़ी अच्छी होने वाली है, हमें ऐसा लगता है। हमने काफ़ी देखा है कि इंडेक्स फंड यूएस में काफ़ी ट्रेंड है इसका। हाँ। तो क्या ये इंडिया रेडी है उस चीज़ को अपनाने के लिए? इंडिया इज़ रेडी, बट उसको जिस तरह बेचा जा रहा है वो गलत है। इंडेक्स फंड में सब कह रहे हैं कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट। हाँ। बट इंडेक्स फंड में कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा। वो इंडेक्स फंड क्या आपके लिए एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है कि नहीं विज़ ब्रॉडर मार्केट। ओके। तो ये थीमेटिक इंडेक्स फंड्स आए हुए हैं या सिंगल फैक्टर फंड्स आए हुए हैं। हाँ। अब ये एक एडवाइजर का काम है कितना एलोकेट करना चाहिए पोर्टफोलियो में। ये शायद आपका कोर पोर्टफोलियो नहीं होगा, बट ये आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में काम आ सकता है। अगेन टू रिड्यूस द वॉलिटिलिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो at the bad times and enhance the return जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो। कोर और सैटेलाइट फिलॉसफी फॉलो करेंगे तो आप फैक्टर इन्वेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके। और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी बैलेंस रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एज वेल एज वॉलिटिलिटी। ओके। आपने कई मॉडल्स पे काम किया है फॉर स्टॉक सिलेक्शन। एक रिटेल इन्वेस्टर को कौन से मॉडल ऐसा बनाना चाहिए या देखना चाहिए जो उनके लिए भी पोर्टफोलियो में काम आए? एक रिटेल एक जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं या फैक्टर बनाते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। मेहनत से मेरा मतलब है आपको एक डेटा सोर्स चाहिए। एक डेटा सोर्स, हिस्टोरिकल डेटा सोर्स चाहिए। उसके बाद उस डेटा को आपको क्लीन भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या कई क्लीन से मतलब है कई बार मिसिंग डेटा पॉइंट्स होंगे उसमें, तो उस समय आप क्या करेंगे? करेक्ट। तो वो एक अलग जर्नी है, ये फुल टाइम जॉब है। ओके। हमारा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर को फैक्टर इन्वेस्टिंग या फैक्टर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उसे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन सा फैक्टर एक्सपोजर नहीं है उसके पोर्टफोलियो में और उसका एक्सपोजर कैसे ले सके, चाहे वो इंडेक्स फंड के थ्रू ले सके या मल्टी फैक्टर फंड के थ्रू ले सके। उसे वो जानने की कोशिश करनी चाहिए क्या डेफिशिएंट है उसके पोर्टफोलियो में, किस चीज़ की कमी है। फैक्टर्स जो होते हैं दे आर लाइक रिटर्न न्यूट्रिएंट्स। ओके। अगर आज आप खाने बैठते हैं तो आपके टेबल पे थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब है, बट उससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपको एनर्जी देते हैं। करेक्ट। उसी तरह आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं आपको। जो स्टॉक के एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपको रिटर्न दे रही हैं। करेक्ट। और हर स्टॉक में लो वॉलिटिलिटी भी है, मोमेंटम भी है, क्वालिटी भी है और वैल्यू भी है, बस उनका प्रोपोर्शन कम ज़्यादा है। तो इसमें रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है? इसमें रिस्क कैसे मैनेज किया फैक्टर्स में? तो फैक्टर्स अलग हर मार्केट साइकिल के लिए अलग फैक्टर होता है। ओके। अगर आप बेयर मार्केट में देखेंगे आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो गिरे कम, वो लो वॉलिटिलिटी स्टॉक्स होते हैं। बाय डेफिनेशन क्वालिटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो उन्हें भी कम गिरना चाहिए। करेक्ट। तो बेयर मार्केट में क्या होगा, आपका एक्सपोजर होना चाहिए लो वॉलिटिलिटी की तरफ और वैल्यू की और क्वालिटी की तरफ। उधर तेजी में आपको क्या चाहिए, वैसे स्टॉक्स जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके। करेक्ट। वो होते हैं मोमेंटम स्टॉक्स जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, या वैल्यू स्टॉक्स जो पिटे हुए हैं तो दे शुड बाउंस बैक रियली वेल। तो मार्केट साइकिल के हिसाब से आपको फैक्टर चूज करने चाहिए। करेक्ट। वो क्वेश्चन अलग है कि मार्केट साइकिल डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। हम देखते हैं कि जो हायर पी स्टॉक्स होते हैं, क्या हमेशा वो एक्सपेंसिव पी स्टॉक्स वैल्यू इन्वेस्टिंग में काम आता है क्या? देखिए, जब पहले एक ज़माने में काम आता था। ये पी जो हम देखते हैं ये हिस्टोरिकल है, प्राइस टू अर्निंग्स जो देखते हैं हिस्टोरिकल है, राइट? यस।
बट पी एज सच आपको थोड़ा और समय बिताना पड़ेगा उसको समझने के लिए। प्राइस टू अर्निंग्स जब आप देख रहे हैं, आप हिस्टोरिकल अर्निंग्स को प्राइस से नॉर्मलाइज कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं कि अर्निंग्स के लिए आप कितना प्राइस देने को तैयार है। दैट इज व्हाट प्राइस टू अर्निंग्स टेल्स यू। एक ज़माने में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर था, काफ़ी चलता भी था ये रेशियो फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। करेक्ट। बट आप देखेंगे उसके बाद कई डेफिनेशंस आ गई है वैल्यू की। इसका कारण है कि बीच में प्राइस टू अर्निंग चलना बंद हो गया था क्योंकि हर कोई इसको फॉलो कर रहा था। करेक्ट। तो इससे जब हर कोई फॉलो करता है तो जो एक्सेस रिटर्न था वो सब में बढ़ जाता है। करेक्ट। तो इस वजह से पी चलना बंद हो गया। अब इसका मतलब नहीं कि वैल्यू फैक्टर या वैल्यू चलना बंद हो गया, उसकी सिर्फ डेफिनेशन चेंज हो गई है ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो आप देखिए लोग कहते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग्स ले लीजिए, फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स, उससे प्राइस से डिवाइड कर लिए, वो बेहतर तरीका है प्राइस टू अर्निंग्स से देखने का। करेक्ट। तो प्राइस की अर्निंग्स की वैल्यू है बट उसकी डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है धीरे धीरे। करेक्ट। क्या ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की साइकिल भी अभी बड़ी हो चुकी है या इसको आप कैसे देखते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा। जब वैल्यू फैक्टर की बात करते हैं आप, तो आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। करेक्ट। जब वैल्यूएशन कर रहे होते हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं। करेक्ट। उसमें जब आप डिस्काउंट करते हैं आगे की कैश फ्लोज कंपनीज की, उसमें किससे डिस्काउंट करेंगे? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करते हैं। बिल्कुल। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2008 से लेके 2020 तक जीरो के करीब था यूएस में, यस, तो जब आप किसी चीज़ को जीरो से डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यूएशन का मतलब नहीं रह जाता। करेक्ट। वहीं जब 21 से 23 इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए तो वैल्यू फैक्टर चलने लग गया। बिल्कुल। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, वैल्यू फैक्टर है कोई भी फैक्टर हो, दे आर मिमिकिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर आप मैक्रो समझते हैं तो आप समझ जाएंगे फैक्टर चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो आपने पूछा वैल्यू चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट रेट अच्छे बढ़ने वाले हैं तो वैल्यू चलेगा, अगर नहीं बढ़ने वाले हैं या यहीं रहने वाले तो वैल्यू नहीं चलेगा। करेक्ट। हमेशा ये इन्वेस्टर्स का हमारे पास कॉल आते हैं, मैसेज आता है कि ये बॉटम में स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है या इसको कैसे पकड़ सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। हम भी फंड मैनेजर है बट हम भी नहीं पकड़ पाते उस चीज़ को। तो ये हमारा तो फुल टाइम काम है। बट इसको यू कैन प्ले दिस इन अ वेरी डिफरेंट वे। ओके। जब आपको लगता है कुछ गिरा हुआ है, सस्ता है, तो आप थोड़ा थोड़ा लीजिए आप। अच्छा। स्प्रेड योर बेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होगा, अगर आप गलत भी हैं तो आपको नीचे और खरीदने का मौका मिलेगा। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एवरेज आउट। और अच्छा आपने अच्छे प्राइस पे खरीदा और ऊपर जाके खरीद रहे हैं तो आपका कॉस्ट भी नीचे आ रहा है। ओके। So you should always spread your bets and not put one eggs in one basket at one go. Okay, great. So with this हम लोग लास्ट राउंड की ओर मूव होते हैं, जो फैक्ट्स और मिथ्स में आप बताइएगा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग से सबसे जल्दी पैसा बन सकता है? नहीं बन सकता है। ओके, इसको अगर हम थोड़ा आप मुझे डिटेल में बताएंगे। जैसे कि डेरिवेटिव्स वर नॉट क्रिएटेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस एंड Okay. इट्स अ लीवरेज प्रोडक्ट। हाँ। तो आप एक का 10 बना भी सकते हैं बट एक का -10 भी कर सकते हैं। ओके। तो एंड वी ऑल नो हार्डर यू फॉल मोर टाइम इट टेक्स टू रिकवर। ओके। एंड लीवरेज प्रोडक्ट का ये प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा मानना है कि डेरिवेटिव्स में आपका पैसा बनना इतना आसान नहीं है। ओके। हाई पी स्टॉक्स मतलब हाई ओवर वैल्यूएशन? नॉट नेसेसरी। क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं उनका पी हमेशा हाई रहता है बिकॉज Okay. पीपल आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस फॉर क्वालिटी। ओके। क्वालिटी विल ऑलवेज कम एट अ प्राइस। ओके। अगले 10 साल में इंडिया चाइना को जीडीपी में पीछे छोड़ देगा? 10 तो मैं नहीं जानता बट अगले 20 साल में तो छोड़ ही देगा। 20 से 25 साल में ऐसा लगता है। बिकॉज इसका 2 कारण है। ओके। उनका एजिंग पॉपुलेशन है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है। इंडिया में अभी भी काफ़ी यंग लोग हैं और इंडिया में कंजम्पशन भी बढ़ेगा विद यंग पीपल अराउंड। तो हमारी जीडीपी आगे बढ़नी चाहिए अगले 20 से 25 साल में। ओके। पहला 1 करोड़ बनाने के लिए बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है? मेरे ख्याल से बड़ा कैपिटल से ज़्यादा आपको ज़्यादा समय चाहिए होता है अगर कम पैसे लगाएं आप तो भी। ओके। एआई और चैट जीपीटी फंड मैनेजर्स को रिप्लेस कर देंगे? एआई और चैट जीपीटी फंड मैनेजर को एनेबल करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर इन्वेस्टिंग सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन के लिए ही है? नॉट नेसेसरी। आज आप देखिए कितने फैक्टर इंडाइसेस आ गए हैं। ओके। आपको चाहिए मार्केट में ऐसे लोग जो फैक्टर समझते हो और आपको राइट मिक्स ऑफ फैक्टर इंडेक्स फंड्स दे सकें। ओके। वो तो रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके।
बैलेंस शीट रीड करके मल्टी बैगर स्टॉक्स को पिक किया जा सकता है? बैलेंस शीट पढ़ के मल्टी बैगर स्टॉक्स को पिक किया जा सकता है, बट उसके लिए मेहनत बहुत लगती है सर। अच्छा बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। आई एम श्योर जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा तो हमारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावेश, इट वाज माय प्लेजर टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। सेम हियर। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जैसे निवेशक वेल्दी बनेंगे तो हमारा भारत देश वेल्दी बनेगा। जय हिंद।